हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम टैट का साइकोलॉजी सेक्शन शुरू करेंगे, जो कि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस साइकोलॉजी सेक्शन में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगी। प्रश्न पहला है, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुविध बुद्धि, बहु मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ए चार्ल्स स्पीयरमैन, ऑप्शन बी है ए एल थर्स्टन, सी है हार्वर्ड गार्डनर, डी है विशाल सूदक। तो बहुविध बुद्धि का सिद्धांत जो दिया है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है बहुविध बुद्धि का सिद्धांत। प्रश्न दूसरा है, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया है? इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जो है हार्वर्ड गार्डनर से ही आ रहा है। तो बोला कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 6। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। उसमें ऑप्शंस होंगे साइकोलॉजिस्ट्स के, तो क्वेश्चन घूम के भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। प्रश्न तीसरा है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि दो तरह से कार्य करती है। द्विकारक बुद्धि दो तरह से कार्य करती है। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि दो तरह से कार्य करती है, ये सिद्धांत किसने दिया है? ए ऑप्शन है थारनडाइक, बी है गैरेट, सी है बिने, डी है स्पीयरमैन। तो डी जो है इसका राइट आंसर है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। इसके साथ फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, उसमें बुद्धि नहीं लिखेगा और सीधा ही प्रश्न पूछ लेगा कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो आपने ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको पता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, वो है स्पीयरमैन। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार का सिद्धांत दिया है? तब भी बुद्धि स्पीयरमैन ने कितने प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया है? द्विकारक। तो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन 3 है, इसके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही प्रश्न से। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन ने कितने प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया? दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। और तीसरा क्वेश्चन बन रहा है, उसमें बुद्धि को मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन सीधा ही पूछ लेगा कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो उसका भी आंसर स्पीयरमैन ही होगा। प्रश्न 4 है, कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था को सम्मिलित करता है? ऑप्शन ए है 3 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 से 3 वर्ष, और ऑप्शन डी है 20 से अधिक। तो किशोरावस्था को कौन सी एज इंक्लूड होती है? किशोरावस्था में कौन सी एज इंक्लूड होती है? तो ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी 12 से 19 वर्ष। 12 से 19 वर्ष जो है वो एडोलसेंट एज इंक्लूड होती है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और बन रहा है, इसी किशोरावस्था पे क्वेश्चन दूसरा बन रहा है, तनाव क्रोध की अवस्था। किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ध्यान रखना, तनाव क्रोध की अवस्था जो है वो किशोरावस्था, इसका उत्तर भी यही होगा ऑप्शन। फिर इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन और बनता है, ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर। तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे अब ये आया, ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप को जाना जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है?
ये एज की कौन सी अवस्था होती है, तो ये भी किशोरावस्था होती है। तो इस प्रश्न के जो किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न है, इस क्वेश्चन के 3 यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। तो ये गलत नहीं करना है क्वेश्चन, एक ही आंसर है इनका। मतलब आपने एक दूसरे से लेट करके माइंड में बिठा के करना है, रट्टा नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन 5 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए है कोलबर्ग, गार्डनर, पियाजे और डी है गिलफोर्ड। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है कोलबर्ग ने दिया है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, कोलबर्ग ने दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन दूसरा भी बनता है कि कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन 6 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अब आया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी है बिनेट और ऑप्शन डी है थर्स्टन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसी के साथ एक नया क्वेश्चन बनेगा, इसी के साथ एक नया क्वेश्चन बनेगा, पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है? इसी के साथ एक नया क्वेश्चन बनेगा कि पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है? तो पियाजे द्वारा हमने पिछले इसमें पढ़ा नैतिक विकास से संबंधित, पियाजे ने जो नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन 7 है, पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है? 7 जो 7वां प्रश्न है ये भी पियाजे से ही संबंधित है, पियाजे से ही संबंधित है 7वां प्रश्न भी। तो पियाजे द्वारा जो संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है? ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, प्रश्न बी है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और डी है 11 वर्ष और इससे अधिक। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, जन्म से 2 वर्ष का जो है पियाजे ने अपने संवेदी मोटर चरण में दिखाया है इस आयु वर्ग को। जन्म से 2 वर्ष के आयु वर्ग को पियाजे ने जो अपना संवेदी मोटर चरण है उसमें दिखाया है। प्रश्न 8 है, होम्योस्टैटिस शब्द किसने दिया था? होम्योस्टैटिस, तो होम्योस्टैटिस शब्द जो दिया था ऑप्शन ए है फ्रायड, बी है केनन, सी है एरिक्सन और थायरनडाइक्स। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, केनन ने होम्योस्टैटिस का शब्द को दिया था। क्वेश्चन 9 है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 9 जो है व्यवहारवाद, तो ऑप्शन ए है कार्टेलिवन, डोनाल्ड हैव, क्रोआड क्रो और डी है जेबी बार्टसन। तो व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक जो है जेबी बार्टसन को माना जाता है। प्रश्न 10 है, एस होलिंगवर्थ किससे संबंधित है? जो एस होलिंगवर्थ है वो किससे एसोसिएट करता है? ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बच्चे, ऑप्शन बी है अपराधी बच्चे, ऑप्शन सी है मानसिक रूप से बाधित बच्चे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, एस होलिंगवर्थ जो है प्रतिभाशाली बच्चों से कंसर्न करता है या एसोसिएट है। प्रश्न 11 है, सीखने के नियम को किसने दिया है? अब प्रश्न 11 है, सीखने के नियम को किसने दिया है? ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है थायरनडाइक, ऑप्शन डी है एडलर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, थायरनडाइक ने सीखने के नियम को दिया है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, थायरनडाइक का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी थायरनडाइक ही होगा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसने दिया है? ये इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुरू क्वेश्चन से पता लगता है सीखना का, और यहाँ भी सीखने की अवधारणा के बारे में बोला गया है कि जब बच्चे कोई चीज़ सीखते हैं और अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के द्वारा उनकी जो त्रुटियां हैं वो कम करने में मदद करता है, अभ्यास उनको त्रुटियां कम करने में मदद करता है। तो ये विचार किसने दिया है? तो इसका आंसर भी होगा थायरनडाइक। तो ये थायरनडाइक ने दी ये बात, सीखने का नियम जो है, सीखने की बात कहीं भी आती है तो वो थायरनडाइक।
प्रश्न 12 है, कोलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कोलर का जो अधिगम सिद्धांत है, कोलर का जो अधिगम सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन बी है पुनर्वलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और डी है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। कोलर का जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट का थ्योरी दी है इसने, कोलर ने जो है इनसाइट की थ्योरी दी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन 13 है, बाल मनोविज्ञान की आधार पर कौन सा कथन उचित है? बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या प्रेफर किया गया है? आज के टाइम में चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या प्रेफर किया गया है? ऑप्शन ए है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं और ऑप्शन डी है सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे में एक इंडिविजुअल क्वालिटी होती है जो दूसरे बच्चे में नहीं होती है। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 है, शिक्षण प्रणाली के पिता कौन है? शिक्षण प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो ये प्रोजेक्ट प्रणाली है। शिक्षण प्रणाली में प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, शिक्षण प्रणाली में जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, शिक्षण में जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के पिता कौन है? तो उसके पिता हैं किलपैट्रिक। शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता, प्रोजेक्ट प्रणाली, शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के पिता कौन है? तो शिक्षण में जो प्रोजेक्ट प्रणाली के पिता हैं वो हैं किलपैट्रिक। प्रश्न 15 है, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? क्रमिक, जैसे प्रश्न से ही पता चल रहा है कि क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो क्रमिक विकास का मतलब है वह विकास जो निरंतर चले। इस आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं पूछेंगे क्रमिक विकास क्या है, सीधा ही पूछ लेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे क्रमिक विकास क्या है, ऑप्शन नीचे दिए होंगे, लगातार, निरंतर, तीव्र गति से होने वाला विकास। तो ऑप्शन में निरंतर जो आएगा वो होगा राइट आंसर इसका। जो क्रमिक विकास में सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेगा, कई बार एग्जामिनर सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेगा क्रमिक विकास, नीचे ऑप्शन दिए होंगे निरंतर, तीव्र, ऐसे कुछ मिलते हुए, तो उसमें जो निरंतर होगा वो इसका क्रमिक विकास का राइट आंसर होगा। वह विकास जो निरंतर चले वो होता है क्रमिक विकास। क्वेश्चन 16 है, शिक्षण शास्त्र का अर्थ है? शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र का अर्थ है पेडागोगी रेफर्स टू। तो क्या पेडागोगी किस चीज को रेफर्स करती है? बच्चों को पढ़ाने की शैली, ये कोई बूढ़ों को पढ़ाने की शैली से कंसर्न नहीं है, मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने से नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की शैली से, बूढ़ों को पढ़ाने से मतलब नहीं है इसको। तो शिक्षण शास्त्र का अर्थ, पेडागोगी जो है मेनली रेफर्स करती है सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की शैली से। प्रश्न 17 है, तनाव परीक्षा की उपलब्धि को प्रभावित करता है, ये कथन किस तथ्य को प्रकट करता है? उत्तर, संज्ञान और संवेग। तो तनाव जो है परीक्षा की उपलब्धि को प्रभावित करता है। तनाव क्या है? एंजाइटी क्या है? एंजाइटी जो है एक क्या है? इमोशन है, संवेग है। तो तनाव जो है एक एंजाइटी है, संवेग है। तो तनाव जब होता है परीक्षा में, तो या परीक्षा गलत सही जाती है या गलत जाती है। तो इमोशन, तो इसका उत्तर जो है तनाव परीक्षा की उपलब्धि को प्रभावित करता है या किस तथ्य को प्रकट करता है? तो ऑप्शन में बहुत से ऑप्शन होंगे, लेकिन उसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञान, संवेग। संवेग इसलिए क्योंकि जो तनाव है, एंजाइटी है, चिंता है, और चिंता जो है वो एक इमोशन है।
इसका उत्तर ये होगा संज्ञान और संवेग। 18 है, बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, कौशल इत्यादि में भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? तो बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विकास इत्यादि में भिन्न होते हैं, तो क्यों भिन्न होते हैं? इसी के साथ एक प्रश्न और बच्चे की जगह व्यक्ति कर देंगे। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, बच्चे की जगह व्यक्ति कर देंगे तो तब होगा व्यक्ति शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, कौशल इत्यादि में एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? तो क्यों भिन्न होते हैं एक दूसरे से व्यक्ति या बच्चे? उत्तर है आनुवांशिकता व परिवेश के कारण। आनुवांशिकता, हेरिडिटी जो हमें फैमिली से मिली होती है, और परिवेश, एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पलता है उस वो चीज डिसाइड करती है उसके दूसरे से अलग होने का। तो आनुवंशिकता व परिवेश के कारण जो है बच्चे या व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक जगह बच्चा आ रहा है, एक जगह व्यक्ति। तो आंसर दोनों का एक ही है, आनुवंशिकता व परिवेश के कारण बच्चे एक दूसरे से या व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रश्न 19 है, टोलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को क्या कहा है? टोलमैन ने अपने एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण दिया है, तो उसने अपने इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को क्या कहा है? उत्तर है संप्रयोजन व्यवहारवाद, पर्पसिव बिहेवियरिज्म। पर्पसिव बिहेवियरिज्म मतलब कि जो हम व्यवहार करते हैं उसका कोई पर्पस होता है। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना कि साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उनको रिलेट करके पढ़ना है। उनको मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। साइकोलॉजी समझना मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो इसका क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिलेट करने हैं क्वेश्चंस, रिलेट करके इनको इजी करके पढ़ना है अपने माइंड में। तो टोलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण में क्या कहा है, क्या दिया है इसने सैद्धांतिक दृष्टिकोण? संप्रयोजन व्यवहारवाद। इसने अपना संप्रयोजन व्यवहारवाद दिया है, जिसका मतलब है पर्पसिव बिहेवियरिज्म। हिंदी में समझ नहीं आता, इंग्लिश में उस चीज को क्लियर करो। तो मतलब टोलमैन ने दिया है कि बिहेवियरिज्म, व्यवहार जो किया जाता है वो एक पर्पस के अंतर्गत किया जाता है। इस बात को समझने के लिए आपने अपने लिए एक तरीका तैयार करना है, बात को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए माइंड में। फिर प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसे पूछा है, टोलमैन ने कौन से सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दिया है? संप्रयोजन व्यवहारवाद को दिया है। प्रश्न में ऐसे आ सकता है कि संप्रयोजन व्यवहारवाद को किसने दिया है? संप्रयोजन, पर्पसिव बिहेवियरिज्म को किसने दिया है? तो उसमें उत्तर में टोलमैन आ जाएगा। इसके दो प्रश्न बन रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन गलत करके, क्योंकि इन क्वेश्चंस जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपके साइकोलॉजी के, इन क्वेश्चंस के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी पूरी साइकोलॉजी का निचोड़ होगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इसके बाहर क्वेश्चन भी आता है तब भी आप, अगर आपने इन क्वेश्चंस को ढंग से माइंड में डीपली पढ़ा होगा या 3-4 बार इसको रिपीट किया होगा, तब आप उन क्वेश्चन जो बाहर से भी आए होंगे क्वेश्चन, उसको भी आसानी से कर लेंगे। हालांकि इन जो साइकोलॉजी के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा साइकोलॉजी में। प्रश्न 20 है, विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था? तो विकासात्मक कार्य को किसने प्रचलित किया था? डेवलपमेंटल टास्क, जिसमें डेवलपमेंटल टास्क की परिभाषा दी थी, तो किसने दी थी ये? उत्तर है हैविंग हस्ट। ये क्वेश्चन ऐसे घूम के भी पूछा जा सकता है। हैविंग हस्ट ने कौन से सिद्धांत को प्रचलित किया है? तो हैविंग हस्ट ने कौन से सिद्धांत को प्रचलित किया है? तो उत्तर में आएगा विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क। ऑप्शन उसमें बहुत होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि हैविंग हस्ट ने जो है विकासात्मक कार्य को दिया है, सिद्धांत को दिया है। तो आप इसको आसानी से करेंगे। और अगर प्रश्न में आता है कि विकासात्मक कार्य को किसने दिया है, क्वेश्चंस को दोनों तरह से पढ़ना है आपने। हैविंग हस्ट ने विकासात्मक कार्य को दिया है और विकासात्मक कार्य जो है वो हैविंग हस्ट के द्वारा दिया गया है। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन को करना है ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप उस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आए। प्रश्न 21 है, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? विकास एक प्रक्रिया, विकास क्या है? एक प्रक्रिया है। उत्तर वह विकास जो निरंतर चले। विकास जो है
एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्रमिक विकास से मतलब है वह विकास जो निरंतर चले, वो विकास है, और वो है क्रमिक विकास। और एक इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊपर क्वेश्चन में सीधा दिया होगा कि विकास एक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी नीचे दिए होंगे, निरंतर रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया या तीव्र गति से चलने वाली प्रक्रिया। तो ऑप्शन जो आपके पास होंगे, तो आपने क्रमिक विकास का क्वेश्चन इस तरह से भी किया होगा और विकास एक प्रक्रिया है ऐसे भी किया होगा, और क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है ऐसे भी किया होगा। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को इस तरह से करना है कि वह विकास जो निरंतर चले वो क्या है, क्रमिक विकास है। तो दोनों क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आना है। विकास एक प्रक्रिया है, और विकास एक प्रक्रिया है, वो कैसी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। और क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है, वह विकास जो निरंतर चले। क्वेश्चन 22 है, कोई परीक्षण जो वास्तविक में मापन करता है जिसे मापने के लिए बना है, परीक्षण की क्या कहलाता है। कोई परीक्षण वास्तविक मापन करता है, उसे मापन के लिए, जिसको मापने के लिए वो बना है, उस परीक्षण की क्या कहलाता है। कोई परीक्षण कर रहे हैं हम, वो किसी चीज को मापने के लिए बना है, तो जो परीक्षण कर रहे हैं उस परीक्षण को मापने के लिए वो बना है, उस परीक्षण की वो क्या कहलाता है। तो उत्तर है वैधता। प्रश्न 23 है, क्या कार्य एक कमजोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचा सकता है। ऐसी कौन सी बात होगी कि एक कमजोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचा सकता है। तो उत्तर है किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना। एक बच्चा जो है वो कमजोर है पढ़ने में, एक बच्चा जो है कमजोर है पढ़ने में, तो उसको हानि कैसे पहुंचेगी, जब उसकी कक्षा में उसके अंकों की चर्चा होगी उसके सहपाठियों के सामने, तो वो बात जो है उसको मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचा सकती है। तो इसका उत्तर है किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना जो है कमजोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचा सकता है। प्रश्न 24 है, बालों को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। तो बालक जो है किस आयु तक, शिशु इन्फेंट कहा जाता है। तो बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। उत्तर है जन्म से 3 वर्ष तक। जन्म से 3 वर्ष तक तो जो है एक बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है, एक चाइल्ड को इन्फेंट कहा जाता है जन्म से 3 वर्ष। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर and more for videos, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.